शुरू करें। तो गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल है सबके? आ गए सारे? संध्या, सलीम, ज्योति के विषय से आपकी जान पहचान बहुत जरूरी है। वैसे तो मल्टीपल टाइम हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर बातचीत हो चुकी है, तो मैं काफी सहज हूं इस मामले में कि आपको काफी कुछ इतिहास के बारे में पहले से ही पता है। इट्स टाइम टू स्टार्ट। फाइनली इट्स टाइम टू स्टार्ट। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपके इस विषय की, इस सब्जेक्ट की। और कुछ बेसिक बातें जो आप पहले से ही जानते हैं, मैं बस आश्वस्त होना चाहता हूं कि आप वो बातें जानते हैं ताकि मैं उन्हें दोहराऊं ना। जैसे कि मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल करता हूं शिवम, मैंने भी आपको और आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा था कि कब आपकी ये क्लास शुरू होगी और मैं आपकी क्लासेस में आ पाऊंगा। खैर, अभी के लिए आप मुझे ये बताइए कि हम इतिहास का जनक किसे बुलाते हैं? ठीक है, शुरू से पढ़ाना सर और पूरा पढ़ाना है। शुरू से पढ़ाऊंगा बेटा और पूरा पढ़ाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं आ गया हूं ना, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप हिस्ट्री का जो मामला है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आश्वस्त हो जाइए और वो करिए जो मैं आपको बताता जाता हूं। बस आपका काम हो जाएगा। ये आपकी पहली क्लास है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इतिहास का जनक हम किससे बुलाते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा रहा कि आपने मुझे ये बताया कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को बुलाते हैं। एंड आई बिलीव कि आप सभी लोगों को ये बात पता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसके पहले इतिहास के विभाजन के बारे में भी बताया था कि किस प्रकार से जेम्स मिल नाम के एक इंसान थे जो हमारे इतिहास का विभाजन धार्मिक दृष्टिकोण से करते हैं और वहां पर वो हमारे इतिहास को हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास में विभाजित करते हैं, जिस पर हमने एक सख्त आपत्ति जताई थी। और भारतीय इतिहासकारों का विभाजन अधिक व्यापक रहा, जिसमें उन्होंने इसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में विभाजित किया। बिल्कुल। बहुत सही बात है कि ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, क्योंकि ये सारी बातें आधारभूत तरीके से हमारी हो चुकी हैं। हमने इस बारे में भी चर्चा करी थी कि आखिर इतिहास को पढ़ा और समझा क्यों जाता है, इसका औचित्य क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई थी। इन सभी मुद्दों पर चूंकि हम बातचीत कर चुके हैं, तो अब शुरुआत करते हैं नए दृष्टिकोण से, नए तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हमारी शुरुआत होती है आपके इतिहास की, जब यहाँ पर बातचीत बैच है आपका हिंदी प्रारंभ। आपकी जो बैच है वो है हिंदी प्रारंभ। हिंदी प्रारंभ बैच आपकी यहां पर शुरू हो रही है। यह है लेक्चर नंबर 1, जिसे आप ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। हर बार की तरह आपके इस सिलेबस की शुरुआत भी मैं सिलेबस के साथ करना चाहूंगा। यूं तो मुझे उम्मीद है कि सिलेबस के ऊपर भी हमारी आपसे विस्तार से बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मैं वापस से सिलेबस को दोहराना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए। सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आप मुझे फटाफट यस 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 ऐसे करके आंसर करिए कि हाँ सर, आपने तो सिलेबस पहले ही बताया था। ठीक है, मुझे बताइए कि हाँ जी सर, आपने सिलेबस बताया था। प्लीज, सिलेबस बताया था नहीं बताया था मुझे बताएंगे आप सभी लोग, क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यस सर, यस सर, यस सर, सिलेबस सर आपने बताया था। हाँ, मुझे भी पता है। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो सिलेबस जो मैंने आपको बताया था उसे ही मैं फिर से दोहराता हूं। और वो क्या है? मैंने आपको बताया होगा कि जो हमारे प्रीलिम्स का सिलेबस है वो टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और उसमें जो दूसरी यूनिट है वो प्रीलिम्स के सिलेबस में हमारे इतिहास की है। और यहाँ पर सिलेबस के नाम पर कुछ खास लिखा नहीं है, केवल लिखा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। केवल यही एक साधारण सी लाइन यहाँ पर हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखी है। अब हम मैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर जाऊं तो आपका जो पेपर 1 है वो इतिहास के बारे में बात करता है, और जो पेपर 1 इतिहास के बारे में बात करता है वहां पर आधुनिक इतिहास का सिलेबस क्या है, मैं इस बारे में भी आपको बताता हूं। देखो, यहां पर ये जो दो येलो कलर से हाईलाइटेड पार्ट है, ये आपके आधुनिक इतिहास के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही होगा कि आपके सिलेबस में जो सबसे मुख्य शब्द 18वीं शताब्दी से मध्य से, और 18वीं शताब्दी के मध्य से का मैंने से समझ में आ रही है। सिलेबस को अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको कुछ बातें और स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और योगदान।
अब आप सिलेबस को जब देखते हो ना तो 1757 से आपके सिलेबस की शुरुआत होती है। चूंकि इन सिलेबस के मुद्दों पर हमारी पहले भी कई दफा चर्चा हुई है, इसीलिए मैं आपको इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा फिर से नहीं ले जाना चाहूंगा, ताकि बहुत अधिक दोहराव ना हो। आप लोग काफी लंबे समय से ब्रिज कोर्सेज में एक ही बात बार बार पढ़ते और जानते रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि अब आप कुछ नया सीखने और जानने को लेकर अधिक उत्सुक होंगे। तो मैं निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपको उस नए हिस्से पर लेकर चलना चाहूंगा। अब यहां पर आप केवल इतना ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं हैं। उसमें आपको 3 मुद्दों पर चर्चा करनी है: घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। तो घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे, और इसके अलावा आपको जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें 2 मुद्दों पर ध्यान रखना है, और वो है योगदानकर्ता और यहां पर चरण। ठीक है, एक तो चरण याद रखना है और दूसरा योगदानकर्ताओं के बारे में आपको यहां पर जानना और समझना है। ठीक है, अब यहां पर आपको यह बात समझ आ गई कि आपका जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, जो आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम है उसके 2 हिस्से हैं। एक है 18वीं सदी के मध्य से, 18वीं सदी के मध्य से, और दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम। 18वीं सदी के मध्य से जो बात कही जा रही है उसमें आपको केवल 3 ही मुद्दों पर बातचीत करनी है, और वो जो 3 मुद्दे यहां पर आपने डिस्कस करने हैं वो है घटनाएं, दूसरा है व्यक्तित्व, और तीसरा घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। 18वीं सदी के मध्य से आपको केवल 3 ही बातें समझनी है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। जब आप स्वतंत्रता संग्राम के चरण पर आते हैं तो आपको यहां पर केवल 2 मुद्दे जानने हैं, एक तो चरण और दूसरा योगदानकर्ता। चरण और योगदानकर्ता, यही 5 बातें हैं मूल रूप से जो आपको मुख्य परीक्षा में जाननी और समझनी है। केवल इन 5 बातों पर आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है और जो आरंभिक परीक्षा का सिलेबस है, मैं उसका क्लासिफिकेशन भी यहीं पर पैरेलली करना चाहूंगा। और वो क्लासिफिकेशन जब मैं यहां पर करता हूं ना, तो आपको एक चीज एकदम स्पष्ट समझ में आती है, और वो क्या है कि आपका जो यूरोपियों के आने का प्रक्रम है वो तो 1498 से शुरू हुआ, और उन्हीं यूरोपियों में अंग्रेज जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया वो 1947 में देश छोड़कर गए। और अंग्रेजों का शासन औपचारिक रूप से जो शुरू हुआ है वो कहां से शुरू हुआ है? अंग्रेजों का शासन औपचारिक रूप से शुरू हुआ है यहां, यानी कि 1757 में। ठीक है, अब आप समझो कि 1498 से लेके 1757 के बीच की जो भी बातें हैं, जो भी घटनाक्रम हैं, वो मूलतः प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बातें प्रारंभिक परीक्षा की हैं। 1757 के बाद की जो बातें हैं वो मुख्य परीक्षा की बातें हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मुख्य परीक्षा की बातें हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये प्रारंभिक परीक्षा की बातें नहीं हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा की भी बातें हैं। मतलब 1757 के बाद की जो भी बातें हैं वो प्रारंभिक परीक्षा, केवल प्रारंभिक परीक्षा का हिस्सा होगा। अब अगर ये प्रारंभिक परीक्षा का ही हिस्सा, यहां पर जो भी बातें की जाएंगी वो थोड़ा तथ्यात्मक होंगी, ये थोड़ी तथ्यात्मक होंगी, विश्लेषणात्मक होंगी। इधर जो बातें की जाएंगी वो थोड़ी विश्लेषण पर आधारित होंगी।
इसका मतलब यह है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा के मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रहे होंगे तो थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि क्या सर इतिहास में इतना ज्यादा फैक्ट है, और अगर इतना ज्यादा फैक्ट है तो हम इसे याद कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एक दो चैप्टर्स ही हैं जो कि 1498 से 1757 के बीच के हैं, और ऐसे कम ही मुद्दे होंगे जिसमें आपको बहुत अधिक फैक्ट्स मिलेंगे जिन्हें आपको हो सकता है रटना पड़े। बाद के विषय ऐसे होंगे कि आप जैसे जैसे अपने विषय में आगे बढ़ते जाएंगे आपका विषय आपके लिए सहज आसान होता चला जाएगा, और आपकी ये समझ आपको विषय में बनाकर रखेगी और आपको मेहनत करने का उत्साह देती रहेगी। आपको जितनी अच्छी क्लैरिटी यहां पर रहेगी उतना ही बेहतर आप अपने सब्जेक्ट को अप्रोच कर पाएंगे। तो मैंने आपको आपके सिलेबस को डिकोड करते हुए यह बता दिया कि 1757 के पहले की बातें प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो वो तथ्यात्मक होंगी, थोड़ी मुश्किलें पैदा करेंगी, लेकिन उसके पहले जो कुछ भी मेहनत होगी वो आप कर लें। 1757 के बाद जब कहानी शुरू होगी तो वो विश्लेषणात्मक होगी, आसान होगी, और बहुत ही ज्यादा सहज आप महसूस करेंगे उसमें। ये तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया। क्या आप इस बात को समझ गए? अपने सिलेबस और उससे संबंधित जो एक आयाम है, जो आधारभूत बातचीत है, क्या आप उसको लेकर थोड़ा स्पष्ट हुए? सर थोड़ा याद करने का तरीका बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, सब याद करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो सर 1498 से 1757 के चैप्टर्स का हमें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषण नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है बेटा, बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और जब हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो चैप्टर का नाम होगा 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत हमारा पहला चैप्टर होगा जिसके साथ हमारी शुरुआत होगी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। बेटा जो कुछ भी मैं यहां पर बोर्ड पर लिखता हूं वो आपका नोट्स है, प्लीज आप उसे ज्यों का त्यों लिखें। बिल्कुल ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको कुछ लिखने को कहूं, कुछ बोलूं, तो आप उसे भी लिखें, दोनों ही काम करें आप। तो जो मैं आपको लिखवाऊं उसे लिखें, जो मैं यहां पर बोर्ड पर लिखता हूं आप उसे लिखते जाएं, और इससे चीजें आसान और सहज होती जाएंगी। आपका नोट्स क्या है? आपका नोट्स वही है बेटा जो मैं आपके नोट्स पे यहां लिख रहा हूं। कई सारे बच्चों को मैंने एनसीईआरटी की जो क्लासेस रही थी उसमें कहा था कि आप नोट्स मत बनाइएगा। नहीं नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं था। मैंने वो प्रोबेबली, हाँ शायद आपको भी मैंने बोला था, और मैंने कहा था अभी जब एडवांस की क्लासेस शुरू होंगी तो मैं वहां पर बड़ी सहजता से एक एक पॉइंट का नोट्स बनवाऊंगा, और बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाला हूं। मैं एक एक चीज का नोट्स बनाने वाला हूं। तो प्लीज जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं आप उसे जरूर लिखते जाएं। समझाने के दृष्टिकोण से मैं आपको दुनिया भर की बातें बताऊंगा, लेकिन लिखवाऊंगा मैं सिर्फ उतना जितना आपके काम का है, और बोर्ड पर भी मैं केवल उतना ही लिखूंगा जितना आपके लिए जरूरी है। शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम आपके इस विषय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मुख्य परीक्षा का बाकी का सिलेबस भी यहां पर गिवन है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, ये इसमें अटैच रहेगा। बाकी जो टीचर्स आएंगे वो इस पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हुए हैं जो मैं आपके दृष्टिगत अभी अटैच कर रहा हूं। अभी मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता हूं, मैं धीमे धीमे उसके बारे में आपसे बताऊंगा, ठीक। पर भी अभी जो हमारी बातचीत है, मैं उसे अभी के लिए टाल रहा हूं, ठीक है। पीवाईक्यूज पर हम विस्तार से धीमे धीमे जरूर से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे उस बारे में। जो हमारी बातचीत है वो आगे जरूर से होती रहेगी, ठीक है। वो हमारी चर्चा का, बातचीत का विषय रहेगा। वो हमारी चर्चा का, हमारी बातचीत का विषय रहेगा, करता हूं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हमारी बातचीत हुई, मैंने उसका एक विभाजन आपके सामने प्रस्तुत किया। और एक मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूं, शायद यहां पर स्लाइड्स को लगाने में थोड़ी सी गलती हुई है और मुझे उस पर फिर से काम करना होगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा।
आप 1 मिनट का वक्त देंगे ताकि हम जो स्लाइड है उसे जो है अपडेट कर सके। और एक मिसिंग स्लाइड रह गई है, मैं उसे लगवाता हूं और उसके बाद हम बातचीत करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा हम उस पर बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जानेंगे, समझेंगे कि क्या करना है। ठीक है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, आप उसे समझने वाले हैं और उसको लेकर हमारा अप्रोच क्या होगा। आइए हम उन चैप्टर्स के बारे में बातचीत करते हैं। विषयगत विभाजन, आप क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं उस बारे में बातचीत करते हैं। विषयगत विभाजन, विषयगत विभाजन की जब मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं 1857 के पूर्व। हम अपने पूरे विषय वस्तु को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो है 1857 के पूर्व और दूसरा है 1857 के पश्चात। और दूसरा होगा 1857 के पश्चात। अठारह सौ सत्तावन के पूर्व और 1857 के पश्चात। मैं बताता हूं कि ये चैप्टर्स हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, 1857 के पूर्व और 1857 के पश्चात। 1857 के पूर्व जो हम बातें यहां पर करने वाले हैं उसमें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा 18वीं सदी में भारत। हम चूंकि हमारा जो सिलेबस है
वो 18वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। तो हम समझेंगे कि 18वीं सदी में जो भारत था उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या थी। पहले हम 18वीं सदी के भारत को समझ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूरोपीय शक्तियां हैं उनका आगमन किस प्रकार से हुआ। तो दूसरा चैप्टर होगा यूरोपीय शक्तियों का आगमन, या लिख देता हूं यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय के बाद हम लोग बातचीत करेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों पर। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों पर चर्चा करेंगे। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही आउटलाइन के फॉर्म में बनाते जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पर हम 1857 को ही डिमार्केशन लाइन ले रहे हैं हर्ष, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां, इसके बाद जो हम शुरुआत करेंगे वो क्या होगा, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के बाद की हमारी बातचीत क्या होगी। फिर आएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। तो ये तो मुख्य चैप्टर्स होंगे जो मैं यहां पर 1857 के पूर्व में पढ़ाऊंगा। यहां पर 1857 के विद्रोह तक हम पहुंचेंगे ये सारे चैप्टर्स पढ़कर, और जब ये सारे चैप्टर्स पढ़ के हम 1857 के विद्रोह पर पहुंच जाएंगे तब हम 1857 के विद्रोह के बाद की बातचीत भी करेंगे। अब उसके बाद की जब बातचीत होती है तो यहां पर पहला चैप्टर आता है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय एवं आरंभिक विकास। राष्ट्रवाद का उदय एवं आरंभिक विकास, ये तो पहली बात आती है। दूसरा आता है कांग्रेस की स्थापना, कि कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई। फिर आता है उदारवादी चरण। फिर आएगा उग्रवादी चरण। फिर आएगा गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण। इसके बाद आता है 1920 के दशक में नवीन शक्तियां। 1920 के दशक में नवीन शक्तियां। फिर हम पढ़ेंगे बोस व आईएनए। फिर आता है शक्ति स्थानांतरण।
ट्रांसफर ऑफ पावर। शक्ति हस्तांतरण। फिर आता है प्रेस व शिक्षा का विकास या क्षेत्रीय विद्रोह। और फिर आता है प्रेस व शिक्षा का विकास। प्रेस व शिक्षा का विकास फिर आ जाता है। समझ गए? चैप्टर्स हैं जो मैं आपको पूरे आधुनिक इतिहास में आने वाली 50 क्लासेस में पढ़ाने वाला हूं। तो ये 50 क्लासेस की आउटलाइन है। 1857 के पूर्व मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और 1857 के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। आप इन चैप्टर्स को दिमाग में रखिए। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है 18वीं सदी में भारत, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके साथ जब शुरुआत करते हैं तो आपका सहज होना संभव रहेगा। मुझे बताइए कि क्या आप इन चैप्टर्स की आउटलाइन को समझ पाए। 1757 होगा सर? नहीं बेटा, 1757 नहीं होगा, 1857 होगा। तो 1857 के साथ ही हम ये विभाजन कर रहे हैं। (1857) में विद्रोह हुआ था ना बेटा, तो 1857 के विद्रोह को मैंने विभाजन की सीमा माना है। मैं उसके पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ाऊंगा मैंने आपको यह भी बताया, और मैं उसके बाद कौन से चैप्टर्स पढ़ाऊंगा मैंने आपको यह भी बताया। अब आपको इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो है 18वीं सदी में भारत। 18वीं सदी में भारत के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो आइए मैं इस बारे में शुरुआत करता हूं अपने पहले चैप्टर की, और वो होगा 18वीं सदी में भारत। ठीक है सर, ये टॉपिक बुक से अलग है? हाँ जी बेटा, टॉपिक बुक से अलग रहेगा, और ये सामान्यतया होगा ही होगा। कारण ये है बेटा कि हर नहीं कर सकता अलग से, अशोक की तरफ से जाके नए युद्ध नहीं लड़ सकता, चंद्रगुप्त की तरफ से नई संधियां नहीं कर सकता, अकबर की तरफ से नई नीतियां नहीं बना सकता। तो जो हुआ है मैं वही पढ़ाऊंगा, और मूलतः जो हुआ है वो आपको सभी किताबों में मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा उसका अपना एक अलग मेरा तरीका होगा, और उस तरीके से हम इस बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। है बोस। बोस का मतलब है बेटा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। 50 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, मानकर चलिए 50 से 52 क्लास, यही आपका शेड्यूल होता है। 50 टू 52 क्लासेस का शेड्यूल होता है, हम उतने में करने का प्रयास करते हैं। एक दो क्लासेस ऊपर नीचे के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते हैं। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस। तो अगर आपने इसे लिख लिया है तो मैं अपने पहले चैप्टर ये आपके पीवाईक्यूज हैं जो ऑलरेडी हैं, ये रिपीटेड स्लाइड्स हैं जो मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। बाकी जो पीवाईक्यूज हैं वो गिवन हैं, अभी मैं आपको उसमें उलझा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताता हूं। ठीक है, इस चैप्टर को चुनने का कारण मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि सबसे पहले मैं इसी चैप्टर के साथ शुरुआत क्यों कर रहा हूं, जबकि स्पेक्ट्रम में या बाकी की किताबों में अमूमन जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा यूरोपियों का आगमन, लेकिन मैंने वो पहला चैप्टर नहीं उठाया है। हाँ, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी उठाएंगे तो जरूर उसमें आपको पहला चैप्टर यही मिलेगा, जो कि मूलतः लेटर मुगल्स यानी कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों के ऊपर होगा। वो आपके इस चैप्टर से मेल जरूर खाएगा। बाकी किताबों में आपका ये जो सिस्टम है वो नहीं मिलेगा। बट मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी कहानी शुरू होती है ना, वो शुरू होती है 1498 से। 1498 में अंकल वास्को डिगामा की एंट्री होती है। तो जब वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत आते हैं, वास्को डिगामा साहब जब आते हैं पुर्तगाल से भारत, तो वहीं से हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो जाती है। और आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत यहां पर होती है सर, प्रीलिम्स चैप्टर, हाँ आप ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, तो ये जो चैप्टर है ना आपका यूरोपियों का आगमन, ये प्री वाला चैप्टर है। ठीक है,
यूरोपियों का आगमन मेरा जो चैप्टर है ना वो प्री वाला चैप्टर है, वो दूसरा वाला चैप्टर है। पीडब्ल्यू बुक में फर्स्ट चैप्टर दूसरा है सर। हाँ जी बेटा, ज्यादातर किताबों में जो मेरा पहला चैप्टर होता है वो दूसरा चैप्टर होता है, लेकिन मैं इसे सबसे पहले पढ़ाता हूं। और उसके पीछे सर यूरोपियों का आगमन स्किप कर दिया? नहीं बेटा, बिल्कुल स्किप नहीं किया। देखो यहां पर दूसरा चैप्टर है ना, 18वीं सदी के भारत के बाद दूसरा चैप्टर यूरोपियों का आगमन है। स्विच नहीं किया है बेटा, बस थोड़ा सा ऊपर और नीचे किया है। किताब में आपको एनसीईआरटी वाला और बाकी सारी किताबों में आपको पहला चैप्टर यूरोपियों का आगमन मिलता है, दूसरा 18वीं सदी में भारत मिलता है। मैं 18वीं सदी में भारत पहले पढ़ाता हूं, फिर यूरोपियों का आगमन पढ़ाता हूं। अब वो देखो, टीचर्स का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, और मुझे जैसा लगता है कि मैं आपको जिस तरीके से बेहतर समझा सकता हूं, मैं आपको उस तरीके से पढ़ाता हूं। अब मैं चूंकि कोई किताब नहीं पढ़ा रहा बेटा, ना तो मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं, ना मैं आपको यूपीएससी वाला की बुक पढ़ा रहा हूं, ना ही मैं कोई किताब पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बेटा इतिहास पढ़ा रहा हूं, और इतिहास को पढ़ाते वक्त मैं कई सारी किताबों से जो कंटेंट है उसे इस्तेमाल में लूंगा। हाँ, स्पेक्ट्रम और आपके नोटबुक का भी ख्याल रखूंगा, ताकि सब कुछ बहुत अलग ना हो, मिलता जुलता रहे। तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ रहेगा, बस आप सहज रहो। और इतना पैनिक मत करो बेटा कि सर आपने ये छोड़ दिया। बेटा आपके सिलेबस की मुझे भी तो चिंता है ना, मुझे भी चिंता है। बस आप पढ़ो, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो, डाउट मत करो बेटा कि अरे सर आपने छोड़ दिया। नहीं नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं। डोंट डाउट, आई विल कवर एवरीथिंग। मैं परेशान मत हो, सब करवा दूंगा, ठीक है। तो वो दूसरा चैप्टर है, 18वीं सदी में भारत हमारा पहला चैप्टर है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि किताबों में सब लोग सीधा 1498 से शुरू करते हैं, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर बीच की कहानी शुरू की। अब देखो होता क्या है बेटा, यहां पर 1498 से जब हम चलते हैं ना, तो यहां पर हम पहुंचते हैं सन 1700 पे, और फिर 1700 से हम यहां पर आते हैं सन 1800 पे। अब जब यहां पर कहानी शुरू होती है ना, तो ये यूरोपियों की कहानी है बेटा, ठीक है। ये यूरोपीय शासकों की कहानी शुरू होती है। यूरोपीय गवर्नर आएंगे, गवर्नर जनरल आएंगे, वो लोग, फिर अंग्रेज आ जाएंगे। अंग्रेजों की कहानी यहां से शुरू होगी, और ये कॉन्टिन्यूअस एक रेल के डिब्बे की तरह आगे बढ़ेगी, और रेल के डिब्बे की तरह ये आगे बढ़ के 1947 तक पहुंच जाएगी। अब इस कहानी का अपना फ्लो है, मतलब यूरोपियों का आना, उसके बाद भारत में अपनी शासन सत्ता के ऊपर कब्जा कर लेना, वो अपने आप में एक क्रमिक विकास की कहानी है। लेकिन इस क्रमिक विकास की कहानी में बीच में एक अड़चन आती है, और वो अड़चन है जब भारत में लेटर मुगल्स का शासन हुआ करता था। लेटर मुगल्स यानी कि उत्तरवर्ती शासकों का जो समय हुआ करता था। तो ध्यान दो बेटा कि सन 1700 से सन 1800 के बीच में एक कहानी यहां पर जुड़ती है, और वो कहानी थी उत्तरवर्ती शासकों की। ये जो कहानी थी, ये कहानी थी उत्तरवर्ती शासकों की, उत्तरवर्ती मुगल शासकों की ये कहानी यहां पर बीच में आती है। तो ये जो बीच की कहानी रही, ये उत्तरवर्ती मुगल शासकों की कहानी रही। यहां पर 1700 से 1800 में आए परवर्ती मुगल, परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल, और प्लस यहीं पर आए क्षेत्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य। अब परवर्ती और क्षेत्रीय राज्यों की जो कहानी है, परवर्ती मुगलों की और क्षेत्रीय राज्यों की कहानी, वो 1700 से 1800 में यहां चल रहा होगा। 1700 से 1800 में आप क्या देखेंगे बेटा कि यहीं पर अंग्रेज अपनी कहानी गढ़ रहे होंगे। अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगों की कहानी इसी क्रम में चल रही होगी। अंग्रेज फ्रांसीसी लोगों की कहानी जब इस क्रम में चल रही होगी, इसी की एक समानांतर कहानी परवर्ती मुगल और क्षेत्रीय राज्यों की 1700 से 1800 में चल रही होगी। अब समस्या क्या होती है कि जब मैं इस कहानी को 1498 से शुरू करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि इस कहानी को मैं बाई फ्लो 1947 तक लेकर आऊं। लेकिन यहां पर होता क्या है कि बीच में ये एक समानांतर कहानी बन जाती है। ये क्या बन जाती है? एक समानांतर कहानी। ये एक समानांतर विषय बन जाता है, और ये बीच में अड़चन डालता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो यहां पर इस लिंक को स्टैब्लिश कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
ठीक है, मतलब अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की कहानी को समझने के लिए परवर्ती और क्षेत्रीय राज्यों के बारे में जानकारी होना बड़ा जरूरी होता है। और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं ये पैरेलल स्टोरी आपको पढ़ा दूं। 1700 से 1800 की जो कहानी है आपकी, यहां वाली कहानी, 1700 से 1800 वाली कहानी मैं आपको ये पहले ही पढ़ा दूं। और जब 1700 से 1800 वाली कहानी मैं आपको ये पहले ही पढ़ा कर रखूंगा, तो जब मैं इस कहानी में समानांतर आऊंगा ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप और अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे और जान पाओगे। कोई बार बार कह रहा है कि ठीक है, कोई बार बार कह रहा है कि सर इसको लिखना है। बेटा मैंने आपसे कहा कि जो कुछ भी मैं नोट्स पर या आपके बोर्ड पर लिखता हूं वो आपको सब लिखना है, वो आपको हर चीज लिखनी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ये मत सोचिए कि सर ये लिखना है या नहीं लिखना है। मैं जानता हूं अभी पहली क्लास है तो आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं बेटा, जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं वो आपको लिखना है। एनीथिंग दैट आई विल राइट ऑन बोर्ड यू नीड टू राइट इट। क्लियर है जी? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो चैप्टर है 18वीं सदी का भारत, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक हेडिंग बनाता हूं, चैप्टर आउटलाइन। हर चैप्टर में अमूमन मैं आपको एक आउटलाइन बताऊंगा, वो आउटलाइन आपको ये बताएगी कि उस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। इससे आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि कितना पढ़ लिया, कितना बचा है। जैसे आपका चैप्टर है 18वीं सदी में भारत, तो इसकी आउटलाइन में मैं इसको 4 हिस्सों में विभाजित करता हूं, या यूं कहिए 3 हिस्सों में विभाजित करता हूं। सबसे पहले राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर सांस्कृतिक। राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये ठीक है। ठीक है, मैं इसे पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में विभाजित करता हूं। अब आप कहेंगे कि सर आर्थिक क्यों नहीं विभाजित किया आपने? आर्थिक इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक नीति एक अलग से चैप्टर ही है, उस पर अलग से बात होगी। अब जब राजनीतिक की बात होगी ना, तो यहां पर 2 मुद्दे होंगे। एक होगा उत्तरवर्ती या परवर्ती मुगल, और दूसरा होगा क्षेत्रीय राज्य। मतलब सबसे पहले मैं 18वीं सदी में आपको राजनीतिक स्थिति बताऊंगा, सामाजिक स्थिति बताऊंगा, फिर मैं आपको सांस्कृतिक स्थिति बता दूंगा और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो ना, तो इसमें मुख्य परीक्षा के इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न मुख्य परीक्षा में। अगर किसी के मन में यह प्रश्न है कि सर क्या यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या हमें इसे गंभीरता से पढ़ना चाहिए, तो उस प्रश्न का जवाब है हां, क्योंकि इस टॉपिक से मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्या सर आप वो 2 प्रश्न भी करवाएंगे जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं? जी बेटा बिल्कुल। तो क्या सर इस टॉपिक से प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे गए हैं? हां। तो क्या सर आप वो प्रश्न भी करवाएंगे? हां जी, मैं आपको वो प्रश्न भी करवाऊंगा। मतलब इस टॉपिक से जो भी प्रीलिम्स या मेंस के प्रश्न हैं मैं वो आपसे करवा दूंगा। आप उसके लिए बिल्कुल असहज मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो 2 प्रश्न इससे मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं इस टॉपिक से।
अब 18वीं सदी में भारत जो है, इस टॉपिक को मैं 3 हिस्सों में विभाजित करता हूं। राजनीतिक स्थिति 18वीं सदी की, 18वीं सदी की सामाजिक स्थिति और 18वीं सदी की सांस्कृतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति को मैं 2 हिस्सों में विभाजित करता हूं, परवर्ती मुगल, ठीक है, और क्षेत्रीय राज्य। मैं आपको यह भी बताता हूं कि यह आपके चैप्टर का 80% हिस्सा कवर करेगा। आपके चैप्टर का जो 80% पार्ट है वो ये कवर करेगा और बाकी 20% में ये रहेंगे। मतलब आपका ज्यादातर हिस्सा 18वीं सदी के भारत नाम के इस चैप्टर में राजनीतिक स्थिति पर जाएगा। अब आप सर कहेंगे कि ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं सर आप, मतलब आप सभी को 33% का वेटेज क्यों नहीं देते? चैप्टर में आप 33% राजनीतिक स्थिति पढ़ाइए, 33% सामाजिक स्थिति पढ़ाइए, 33% सांस्कृतिक स्थिति पढ़ाइए। आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं सर कि 80% आप राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ाएंगे और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को आप हल्के में निपटा देंगे सर, केवल 20% में आप उसको खत्म कर देंगे? ये तो सर भेदभाव है। ये तो आपका लग रहा है कि पढ़ाने का तरीका थोड़ा गलत है सर, आपको अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ सुधार करना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही है कैच यूपीएससी का, और इसीलिए आप यहां पर कोचिंग करने के लिए आए हुए हैं। बेटा, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो उसके लिए आपको पढ़ने से पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस करना होता है। और जो पीवाईक्यू का एनालिसिस होता है वो आपको यह बताता है कि उस टॉपिक के अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं तब आपको यह समझ में आता है, इस बात का आइडिया लगता है कि जो 2 मेंस के प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, वो राजनीतिक स्थिति के ऊपर ही पूछे गए हैं। इवन जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं ना, वो क्वेश्चंस भी मूलतः आपकी राजनीतिक स्थिति पर ही आए हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के ऊपर जो प्रश्न आए हैं वो बहुत ही कम पूछे गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो ज्यादा वेटेज है पढ़ते वक्त वो राजनीतिक स्थिति को देना है, ना कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो क्या सर हमें उसे छोड़ देना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए? नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आज प्रश्न नहीं पूछा गया है, कल तो पूछा जा सकता है। उस दृष्टिगत आपको अपने आप को तैयार रखना होगा कि अगर सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति से, जहां से प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसके लिए तैयार हों। लेकिन अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो राजनीतिक स्थिति से हैं, इसीलिए यह हिस्सा अधिक महत्वपूर्ण है, हम इस पर अधिक समय देंगे। ठीक है, इतना जो अंडरस्टैंडिंग है वो केवल पीवाईक्यूज से मिलता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है, अभी आपने तैयारी की शुरुआत की है, इसीलिए आपके लिए यह समझ पाना आसान नहीं है कि किस हिस्से पर कितना अधिक हमें जोर देना है। लेकिन मैं टीचर हूं, मैं आपका सारा एनालिसिस करके आपके सामने बैठा हूं, तो मैं आपको उसके हिसाब से पढ़ाता रहूंगा और मैं आपको बताता भी रहूंगा कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। उसके पीछे का जो एनालिसिस है वो भी मैं करता रहूंगा। सर आपने ही कहा ये मेंस में नहीं है, ऐसा मैंने कहा बेटा? आप समझो ना, 1857 के बाद की कहानी है ये, और हम जो बात कर रहे हैं वो 1700 से 1800 का है। तो 1757 के बाद का तो ये सारा मेंस में आ जाएगा ना, ये चैप्टर मेंस का है। कहानी समझो, टाइम ड्यूरेशन देखो बेटा, 1700 से 1800 ये इसका टाइम फ्रेम है, और सिलेबस में आपकी कहानी मेंस की कहां से शुरू हो जाती है? 1757 से शुरू हो जाती है। तो ये हिस्सा मेंस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना बेटा? ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, समझ जाओ। ठीक है, ये आपकी आउटलाइन हो गई चैप्टर की। अब आपको यह समझ में आ गया कि आपका चैप्टर कौन सा है और उस चैप्टर में उसकी आउटलाइन। मैं ये चैप्टर आपको पहले क्यों पढ़ा रहा हूं? किताबों में ये चैप्टर बाद में होता है, लेकिन मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं। इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है, मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें किसी चीज को ज्यादा और किसी को कम वेटेज दूंगा, और ऐसा करने का कारण क्या है, वो सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट कर दी हैं। और यही कारण है कि अब मैं अपने टॉपिक को शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़ने और समझने के लिए? क्या आप भी तैयार हैं? क्या हम अपने पहले टॉपिक 18वीं सदी में भारत को शुरू करें? अगर आप सभी लोगों की आज्ञा हो तो शुरू करें। जी गुरुजी, जी सर, जी सर, जी सर।
आप लोगों की आज्ञा से शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1, 18वीं सदी में भारत। आउटलाइन क्लियर है, राजनीतिक स्थिति पर बातचीत करेंगे और सबसे पहले शुरुआत होगी परवर्ती मुगलों के साथ। शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है 18वीं सदी में भारत। सब टॉपिक है राजनीतिक स्थिति। सब टॉपिक है राजनीतिक स्थिति और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं परवर्ती मुगल। परवर्ती मुगल परवर्ती मुगल यह आपकी कहानी का हिस्सा रहा। 18वीं सदी के भारत में जब हम परवर्ती मुगलों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल होते कौन हैं। अब आपका ये टॉपिक बना। अब इस टॉपिक पर चलिए मैं आपको सबसे पहले तो एक पृष्ठभूमि देता हूं। अगर आपका टॉपिक है परवर्ती मुगल, परवर्ती मुगल को हम उत्तरवर्ती मुगल के तौर पर भी देखते हैं। ठीक है, परवर्ती मुगल को हम उत्तरवर्ती मुगल के तौर पर भी देखते हैं। परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल। बहुत सारे बच्चा लोग अपनी जिंदगी में पहली बार इतिहास पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है, आप लोगों को बहुत आइडिया नहीं होगा, लेकिन भारत में जो मुगल काल है हम उसे दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। भारत में जो मुगल काल है ना, हम उसे दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। मुगलों की कहानी भारत में 1526 में शुरू होती है और यह कहानी खत्म होती है 1857 में। इसका जो विभाजन, इसकी जो विभाजक सीमा है वो है 1707। 1707 विभाजक सीमा है। ठीक है, यह विभाजक सीमा है। अब यह है मुगल शासन। यह है मुगल शासन। 1526 से 1707 का जो कालखंड है हम इसे शक्तिशाली मुगल का युग कहते हैं। शक्तिशाली मुगलों का युग कहते हैं। शक्तिशाली मुगलों का युग, और कई बार हम इन्हें पूर्ववर्ती मुगल भी बुलाते हैं। पूर्ववर्ती मुगल, पूर्ववर्ती मुगल। लेकिन 1707 में जो इनका अब जो पूर्ववर्ती मुगल हैं, इसमें टोटल 6 ताकतवर मुगल बादशाह आए। अब वो 6 ताकतवर मुगल बादशाह कौन थे? कहानी शुरू हुई थी बाबर के साथ। बाबर भारत में मुगल शासन का स्थापना करता था। बाबर का बेटा आया हुमायूं। हुमायूं के बाद गद्दी एक राजा को मिली जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, उसका नाम था अकबर। अकबर के बाद उसका बेटा आया जहांगीर। जहांगीर का ही नाम सलीम था। सलीम अनारकली की कहानी बड़ी फेमस थी। जहांगीर के बाद उनका लड़का आया शाहजहां, जिसने बनवाया ताजमहल जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब।
औरंगजेब जिसने खूब सारे मंदिर तोड़े, जो कि एक धर्मांध राजा था। फिर आया औरंगजेब। तो देखो, 1526 से 1707 के बीच में 6 ताकतवर मुगल बादशाह आए। इन्हें पूर्ववर्ती मुगल या शक्तिशाली मुगल कहा गया। इन्हें पूर्ववर्ती मुगल या फिर शक्तिशाली मुगल कहा गया। ये दो इनके नाम रहे, पूर्ववर्ती मुगल या शक्तिशाली मुगल। लेकिन 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1707 में क्या हो रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जा रही है। औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। औरंगजेब इतना बवाल पहले से ही करके गया था कि उसके जाने के बाद इनका साम्राज्य बहुत अधिक कमजोर हो गया, और बहुत अधिक कमजोर हो जाने की वजह से इसके बाद जो मुगल बादशाह थे वो बड़े ही कमजोर आए। तो शक्तिशाली मुगलों का जो युग था वो यहां पर समाप्त हुआ, और यहां पर दुर्बल मुगलों का काल शुरू हुआ, या कमजोर मुगलों का युग। कमजोर मुगलों का युग। अब कमजोर मुगलों के युग में अगर हम देखें तो ये चूंकि पूर्ववर्ती थे, तो इनको हमने परवर्ती कहा कि भाई ये परवर्ती मुगल हैं, और इन्हीं को हमने उत्तरवर्ती कह दिया। उत्तरवर्ती कह दिया, ठीक है। तो 1707 से 1857 के बीच में जो मुगल बादशाह आए, उन मुगल बादशाह लोगों को हमने उत्तरवर्ती मुगलों का दर्जा दिया। ये उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर थे, इनके पास शक्ति नहीं थी, ये शक्तिहीन थे, और ये मुगल साम्राज्य को बनाए रखने में सफल नहीं रहे। ये इनकी खमियां और काम जो है कमियां रही। अब इनकी शुरुआत देखो होती है बहादुर शाह वन के साथ। बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन के बाद कई सारे और मुगल बादशाह आते हैं, और फिर कहानी पहुंचती है बहादुर शाह टू पर। मतलब उत्तरवर्ती मुगलों की जो पूरी कहानी है वो बहादुर शाह वन से बहादुर शाह टू के बीच की है, और बहादुर शाह टू को हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये बहादुर शाह जफर वही जफर हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर भेज दिया था बर्मा, यानी कि आज का म्यांमार। ठीक है, तो ये तो समझो बेटा कि कहानी का मोड़ रहा, ये कहानी में समस्याएं रही, बातें रही। ठीक है, अब ये आपने समझा। अब आपको यहां पर एक चीज तो समझ में आ गई कि उत्तरवर्ती मुगल है कौन, और ये पूर्ववर्ती मुगलों से कैसे अलग हैं। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो जो मुगल शासक आए उन्हें ही हमने उत्तरवर्ती मुगलों का दर्जा दिया। उत्तरवर्ती या परवर्ती मुगल जो थे वो पूर्ववर्ती मुगलों से या शक्तिशाली मुगलों से इस मायने में अलग थे, क्योंकि ये शक्तिशाली नहीं थे, ये ताकतवर नहीं थे, ये अपना साम्राज्य नहीं संभाल पाए। इनके समय पे कुलीन वर्ग इतना अधिक प्रभावी हो गया कि वो इनको अपने नियंत्रण में लेने लग गया, इनको अपने हिसाब से मनमाने ढंग से कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लग गया। यही कारण था कि इन्हें हमने पूर्ववर्ती मुगलों का दर्जा दिया। समझ गए बेटा आप? मुझे बताओ, क्या आपको अंतर समझ में आया? पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती मुगलों में अंतर समझ में आपको आया? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा। हम्म। अब मैं यहां पर इसी चीज को थोड़ा सा परिभाषित कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं परिभाषित कर देता हूं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मृत्यु के पश्चात शासन करने वाले
कमजोर बादशाह, कमजोर बादशाह उत्तरवर्ती या परवर्ती मुगल कहे गए। बेटा परवर्ती मुगल कमजोर थे, इसमें आप परवर्ती मुगलों को पूरी तरीके से दोषी नहीं बता सकते। मैं कहता हूं बेटा कि आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर रह गए, आपका मन पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा नहीं लगा, आप यहां घूमे टहले, ठीक है, आपने क्रिकेट खेला, आपने कॉलेज के दोस्तों के साथ समय बर्बाद किया और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं रही। इसके लिए आप दोषी हैं, आपने लापरवाही की, आपने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की और आप इन आरोपों से खुद को बचा नहीं सकते। लेकिन बेटा आप एक बात और भी समझो ना, मैं मानता हूं कि इसमें आपका दोष है, लेकिन इसमें आपके पिताजी भी कुछ हद तक उत्तरदायी हैं। यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी कि अरे सर आप तो मेरे पिताजी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, उनकी क्या गलती? गलती वाली बात नहीं है बेटा, यहां पर मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूं कि उनकी गलती है या नहीं है, मैं कह रहा हूं वो उत्तरदायी हैं। गलती होना और उत्तरदायी होना अलग अलग बातें होती हैं। आप किसी बहुत बड़े शहर के बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़े थे, आपका बहुत हाई फाई सोसाइटी में रहन सहन नहीं था, आपके आसपास सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही नहीं थे सो कॉल्ड हाई सोसाइटी के। आपकी जो सराउंडिंग थी उसमें आपके जैसे ही बच्चे थे जो साधारण से स्कूलों में जाते थे, जिनके पास सुविधाओं का अभाव था। जैसे आप अभावों में पढ़ रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से वो भी अभावों में ही पढ़ रहे थे, और आपके आसपास जो लोग थे आप उनसे प्रभावित हुए। अगर आपके पिताजी के पास इतने पैसे होते कि वो आपको एक हाई सोसाइटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाते और आपको एक ऐसे माहौल में रख पाते जहां सब कुछ अच्छा होता, तो शायद आप बेहतर एकेडमिक कंडीशन में होते, जैसा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों में होता भी है। अगर आप देखो, आप किसी भी स्थिति से आए हों, ठीक है, किसी भी स्थिति से आए हों, लेकिन आज आपका जो टकराव है यूपीएससी के एग्जाम में वो उन बच्चों के साथ है जो बचपन से सभी सुविधाओं से परिपूर्ण रहे हैं, और आपको उनके साथ टकराना होगा, आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आपकी एकेडमिक्स, आपकी पढ़ाई अगर कमजोर है तो आप उत्तरदायी हैं, मैं इसे नहीं नकारूंगा, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए आपके फादर भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी कहे जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर थे, ये उनकी व्यक्तिगत खामियां थी, लेकिन इसका पूरा का पूरा दोष उन पे नहीं मढ़ा जा सकता। इसके लिए औरंगजेब भी काफी हद तक उत्तरदायी था। औरंगजेब जब एक साम्राज्य छोड़कर गया तो उसने अपने बच्चों को एक कंगाल साम्राज्य दिया, जिसके पास पैसों का अभाव था, जिसकी सेना कमजोर थी, और उसने कई सारे दुश्मन अपने बच्चों के लिए तैयार किए थे। उसने जो गड़बड़ियां करी थी ना, उन गड़बड़ियों से उत्तरवर्ती मुगल शासक नहीं निकल पाए। वो अपने आप में भी अक्षम थे, उन्हें वो स्थितियां भी नहीं मिली, उनकी खुद की व्यक्तिगत खामियां तो उत्तरदायी थी। औरंगजेब भी काफी हद तक परवर्ती मुगल शासकों के कमजोर होने के लिए उत्तरदायी था। अब आप यहां पर समझिए बात को। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उत्तरवर्ती मुगल, औरंगजेब की नीतियां। अब ध्यान दें तो औरंगजेब ने दो तरीके की नीतियां अपनाई थी।
एक थी उसकी धार्मिक नीति। उसकी धार्मिक नीति रूढ़िवादी थी और धर्मांध थी। रूढ़िवादी और धर्मांध नीतियों में उसने मंदिरों को तोड़ा और जजिया वसूला। अब आप कहेंगे कि सर ये जजिया क्या होता है? बेटा, जजिया एक धार्मिक कर होता है जिसे वो लोग अदा करते हैं जो मुस्लिम नहीं हैं। अगर आप एक मुस्लिम राज्य में रहते हैं और आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं तो आपको एक कर अदा करना होगा। उस कर को जजिया कहा जाता था। अकबर हिंदुओं से जजिया नहीं लेता था। वो कहता था कि सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। लेकिन औरंगजेब ने जजिया वसूला, जो कि एक धार्मिक कर था। उसकी इस धार्मिक नीति से उसने अपने लिए कुछ कट्टर दुश्मन तैयार किए। हमने क्या देखा? राजपूत, जो कभी मुगलों की शक्ति का आधार हुआ करते थे, वो औरंगजेब के समय में औरंगजेब के दुश्मन हो गए। राजपूतों के अलावा उसने सिखों से बैर ले लिया। सिख, उसने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर सिंह जी की हत्या करवा दी, तो सिख उसके कट्टर दुश्मन बन गए। यह भी उसकी धर्मांधता की नीति थी। और इसके अलावा जो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की वो थी मराठा। उसने मराठा लोगों के साथ अपनी दुश्मनी ले ली, क्योंकि मराठा हिंदवी स्वराज का सपना देखते थे, हिंदू पद शाही की बात करते थे, और औरंगजेब पूरी तरीके से उन्हें जोड़ पाने में असफल रहा। ठीक है। यह तो उसकी रही धार्मिक नीति। धार्मिक नीति के चलते उसने अपने लिए ये दुश्मन तैयार किए। उसने अपने लिए दुश्मन तैयार किए। धार्मिक नीति के अलावा उसकी दूसरी नीति थी दक्कन नीति। दक्कन नीति, दक्कन नीति में आप समझिए दक्कन क्या है। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं बेटा, यह है पूर्वी घाट और यह है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच का ये जो क्षेत्र है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है दक्कन। ये एक पठारी क्षेत्र है। पठार जमीन से थोड़ी ऊंचाई का क्षेत्र होता है। ठीक है, ठीक है। ये है बेटा दक्कन। औरंगजेब ने उत्तर भारत पर तो पूरा अधिकार कर लिया था, और उत्तर भारत पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब की आकांक्षा क्या थी कि वो अब दक्षिण में जाए और दक्षिण भारत के ऊपर भी वो अपना अधिकार स्थापित करे। और दक्षिण भारत में जीत हासिल करने के लिए उसने दक्कन अभियान चलाया। दक्कन के क्षेत्र में मराठा एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। दक्कन के क्षेत्र में मराठा एक शक्ति थे। वो चाहता तो मराठा लोगों के साथ समझौता करके, उन्हें सबऑर्डिनेट करके दक्कन अपने अधिकार में ले सकता था, लेकिन वो एक घमंडी इंसान था और वो दक्कन को शक्ति के आधार पर जीतना चाहता था। उसने मराठों की शक्ति को हल्के में लिया और वो दक्कन के युद्धों में ऐसा फंसा, ठीक है, वो दक्कन के युद्धों में इतना फंस गया कि वो संभाल ही नहीं पाया। दक्कन के युद्ध में देखिए क्या होता है। उसकी दक्कन नीति में उसने अत्यधिक धन का अपव्यय किया। उसने धन का अपव्यय किया, प्लस उसको सैन्य क्षति भी हुई, मतलब उसकी सेना को भी नुकसान हुआ। तो धन का भी अपव्यय हुआ और सैन्य क्षति भी हुई। हमने क्या देखा कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो खजाना खाली था। खजाना खाली था, क्षेत्रीय विद्रोह हो रहे थे,
क्षेत्रीय विद्रोह हो रहे थे। सेना का मनोबल नीचे था क्योंकि वो लगातार दक्कन में हार रहे थे। उत्तर भारत अस्थिर था। और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। और जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर थी। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो वो पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर चुका था। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी कमजोर शिक्षा के लिए आप उत्तरदायी हैं, परिस्थितियां भी उत्तरदायी हैं। बिल्कुल उसी तरीके से उत्तरवर्ती मुगलों के कमजोर होने के लिए उत्तरवर्ती मुगल उत्तरदायी थे। इसके अतिरिक्त उस समय की जो परिस्थितियां थी वो भी उत्तरदायी थी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अंग्रेजों के समय पर उत्तराधिकार में जो ज्येष्ठाधिकार था उसका अभाव था। मुगलों में ज्येष्ठाधिकार का अभाव। मुगलों में ज्येष्ठाधिकार का ज्येष्ठाधिकार का अभाव। ज्येष्ठाधिकार का अभाव। ज्येष्ठाधिकार को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर क्या होता है? प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा बेटा राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी, यह होता है ज्येष्ठाधिकार कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो उत्तराधिकारी होगा। हिंदू राजाओं में यह एक बहुत ही आम बात थी ज्येष्ठाधिकार का होना, लेकिन मुगलों में ज्येष्ठाधिकार नहीं था और यह बहुत बड़ी समस्या थी। अब ज्येष्ठाधिकार का मैं आपको एक बहुत अच्छा सा लाभ बताता हूं। जैसे जो सबसे बड़ा बेटा होता था ज्येष्ठाधिकार में, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है, अनुज का मतलब छोटा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। राजा अपने सबसे बड़े बेटे को युवराज घोषित कर देता था, जिसके बाद वो राजा बन जाता था। ठीक है, अब ज्येष्ठाधिकार होने से बहुत अधिक लाभ होता था। लाभ कुछ इस प्रकार से कि अगर राजा ने यह बोल दिया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा मेरे जाने के बाद, लाभ क्या है? सारे छोटे बच्चों को इस बात की स्पष्टता मिल गई कि मेरे बाद, पिताजी के बाद बड़े भैया राजा बनेंगे। अब वो बड़े भैया के जो है चर बन जाएंगे, वह भैया 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 करते रहेंगे, उन्हीं के आगे पीछे घूमेंगे। भैया को भी पता है कि मैं राजा बनूंगा, ये मेरे सब छोटे भाई हैं, इनका मुझे ख्याल रखना है पिता तुल्य, तो वो भी बड़े प्यार से अपने छोटे भाइयों का रख रखाव करेगा। उनके बीच में आपसी भाईचारा बना रहेगा और आपसी कलह या विद्रोह नहीं होगी। भाइयों को पता है बड़ा भाई राजा है, सारे नोबल्स को पता है कि बड़ा भाई राजा है, जितने भी सामंत हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उच्च पदों पर हैं, उनको भी पता है कि राजा बनेगा बड़ा भाई। तो वो भी आपस में खींचातानी नहीं करेंगे कि अरे मैं इस भाई को राजा बना के लड़वा देता हूं। भाई तुम ये नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि आम जनता को भी पता है कि अगला राजा कौन है। अगर कोई और राजा की गद्दी को हथियाने का प्रयास करे तो आम जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह भी एक अमूमन बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन ज्येष्ठाधिकार के अभाव में, मतलब अगर यह बात पता ना हो कि कौन बनेगा राजा के बाद बेटा, कौन सा बेटा राजा बनेगा, तो फिर क्या होता है, यहां पर तैमूरी प्रथा का जिक्र यहां पर कर रही हैं गौरी, जिसमें ये बताती हैं कि बेटों में राज्य का बंटवारा कर दिया जाता था। मतलब वो कभी ये स्पष्ट रूप से बताते ही नहीं थे कि मेरे बाद कौन बनेगा राजा या बादशाह। इसका नुकसान क्या होता था? उत्तराधिकार का युद्ध। ज्येष्ठाधिकार के अभाव का नुकसान क्या होता था? अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो नुकसान होता था उत्तराधिकार का युद्ध।
अब आप कहेंगे कि सर उत्तराधिकार के युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है? मैं कहूंगा कि उत्तराधिकार के युद्ध से तात्पर्य है कि सारे बेटे गद्दी हथियाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे और उसके लिए वो प्रयासरत हो जाएंगे। यहां एक समस्या आएगी। अब मैं बताता हूं कि यही हुआ जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। मैं बताऊं तो औरंगजेब के टोटल 5 बेटे हुआ करते थे। उन 5 बेटों में जो 2 बेटे थे वो औरंगजेब के मरने से पहले ही मर गए। तो भला मैं उनका जिक्र ही क्यों करूं? छोड़ो ना, किसी की पर्सनल बात में, पर्सनल लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए। वैसे भी जो उनका बीच का बेटा था उसको जिम्मेदारी दी गई थी गुजरात की। ये क्षेत्र है बेटा काबुल का। काबुल आज के अफगानिस्तान का क्षेत्र है। काबुल का जो क्षेत्र है ना, यहां का गवर्नर उसका सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम हुआ करता था। ठीक है। दूसरा बेटा था बेटा जिसका नाम था आजम शाह। ठीक है। और तीसरे बेटे का नाम था बेटा काम बख्श। तीसरे बेटे का नाम था काम बख्श। जो आजम शाह था वो गुजरात का गवर्नर था। और जो तीसरा बेटा था उसके पास जिम्मेदारी थी दक्कन की। ये दक्कन का गवर्नर था, तीसरा बेटा। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो काबुल, गुजरात और दक्कन में उसके 3 बेटे गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है। अब यहां पर आप समझो कि जब उसकी मृत्यु हुई तो दिल्ली और आगरा कहां से सबसे अधिक नजदीक हैं? दिल्ली और आगरा कहां से सबसे अधिक नजदीक हैं? गुजरात से, दक्कन से या काबुल से? आप मुझे बताओ कहां से सबसे अधिक नजदीक हैं? आपको मैप ही देखकर समझ में आ रहा है कि सबसे पहले दिल्ली पर पहुंचकर कब्जा कौन कर पाएगा? सबसे पहले कब्जा करेगा आजम खान, क्योंकि वो गुजरात में ही था तो दिल्ली पहुंचना उसके लिए आसान था। काबुल से दिल्ली आना दूर था, दक्कन से दिल्ली जाना दूर था। तो आप समझो कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, सबसे पहले जो गुजरात का गवर्नर था, बीच वाला बेटा आजम शाह, वो जाकर गद्दी पर कब्जा कर लेता है। और आजम शाह जो है वो जाकर गद्दी पर जब कब्जा कर लेता है तो फिर लगभग 1 महीने तक आजम शाह शासक रहा। 1 महीने का बादशाह। ये 1 महीने तक आजम शाह जो है वो दिल्ली का बादशाह बनकर बैठा रहा। लेकिन हमने क्या देखा कि काबुल से मुअज्जम ने अपनी सेना तैयार की। वो सबसे बड़ा बेटा था, कई सारे अमीर थे जो उसकी मदद कर रहे थे। और वो जो मदद पा रहा था उसमें जो हमारे 10वें सिख गुरु हैं जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी था, उन्होंने भी यहां पर मुअज्जम की मदद करी है। सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यहां पर मुअज्जम की मदद करी और उसके बाद उन्होंने उसको कुछ पैसे वैसे भी दिए। हमने क्या देखा कि इसके बाद काबुल से मुअज्जम अपनी सेना लेकर आता है और हमला करता है आजम शाह के ऊपर। और जब यहां पर वो हमला करता है तो वो आजम शाह को मार देता है। आजम शाह को मार देता है और बादशाह बन जाता है। थोड़े समय के बाद काम बख्श सेना करके हमला करता है और वो काम बख्श को भी मार देता है। तो हमने क्या देखा कि उसने गुजरात के गवर्नर और दक्कन के गवर्नर को एलिमिनेट किया और काबुल का गवर्नर जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम मुअज्जम था, वही यहां पर जीत जाता है। तो उसके 3 बेटों में 2 मारे गए और 1 यहां पर विजयी हुआ जो सबसे बड़ा बेटा था। तो सबसे बड़ा बेटा जो विजयी हुआ ना, वही बना नया बादशाह। अब जो मुअज्जम था वो जीत गया। अब जब मुअज्जम जो था वो जीत गया तो उसने बोला कि मैं तो बनूंगा अब नया बादशाह। वो नया बादशाह बनने आया तो सबने कहा कि आप जो है वो अपना नाम थोड़ा सा बदल दीजिए, ये जो मुअज्जम नाम है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने कहा कि भाई मुअज्जम नाम में आपको क्या दिक्कत है? भाई हमारा इतना प्यारा सा क्यूट सा नाम है मुअज्जम, आपको इसमें क्या दिक्कत है? तो उसको उसके अमीरों ने, सामंतों ने, नोबल्स ने बताया कि सुनने में थोड़ा कम भारी लग रहा है। बोले क्या इसमें तुमको भारी क्या नहीं लग रहा है? बोले जब हम लोग ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे, आप दरबार में आएंगे और फिर अनाउंसमेंट होगी तो हम कहेंगे शाहों के शाह
भारत के सबसे बड़े बादशाह जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त की, काबुल से लेके कांधार से लेके गुजरात और बंगाल तक विजय प्राप्त करने वाले महान बादशाह आपके सामने आ रहे हैं। मुअज्जम। बोले लास्ट लास्ट में ना लय बिगड़ जाएगी, मतलब इतनी सारी बात हम लोग भारी भरकम करेंगे लेकिन लास्ट में जो मुअज्जम बोलेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा नाम में हमें बदलाव रखना पड़ेगा। देखो बेटा, नाम होना चाहिए भारी भरकम। जैसे आपसे अगर कोई बोले कि एबीसी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं चिंटू, अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। एबीसी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक चिंटू नहीं हो सकते। एबीसी ग्रुप के मालिक होने चाहिए संजय सिंघानिया, गौरव मित्तल। देखो नाम सुन के ही लग रहा है कि हाँ भाई ये अमीर आदमी है, ठीक है, नाम से ही लग रहा है संजय सिंघानिया, गौरव मित्तल कि अमीर आदमी है ये, कोई जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। ये चिंटू थोड़ी एबीसी इंडस्ट्रीज के मालिक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर समझो, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका नाम बदलते हैं। बोले कि मेरा नाम तुम लोग रख दो जो है, बोले कि क्या नाम रखें? तो किसी ने बोला कि अरे आप एक काम करिए, आप अपने नाम में लगा दीजिए बहादुर। बोले बहादुर क्यों? बोले आपने अपने दो भाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारा, और जो दो भाइयों को दौड़ा के मारे उस जो है उससे बड़ा बहादुर कोई आदमी होगा। बोले क्या करें? बोले अपना नाम रख लीजिए बहादुर बादशाह। बोले बहादुर बादशाह थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक काम करते हैं बहादुर शाह रख देते हैं। बोले अब सही है, बहादुर बादशाह में मजा नहीं आएगा, बहादुर शाह इज ओके। तो बोले अच्छा ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहां पर मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, प्रथम हमने बाद में जोड़ा के नाम से बादशाह बना। अब ध्यान दो, ये पहला उत्तरवर्ती मुगल बना। ये बना क्या? ये पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक बना। अब ये जब पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक बन रहा है, अब इसके बारे में कहानी समझो आप कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे इस कहानी में नए नए मोड़ आते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जो कि जो है 65 साल इसकी उम्र थी, 65 साल की उम्र का जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है तो क्या माहौल बनता है, क्या आनंद आता है, आप इस चीज को समझिए, बात को। तो आज मैंने आपके इस पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और आपका पूरा जो बेस है, आधार है, उसको तैयार किया, ठीक है। पूरा आपका जो बेस है वो मैंने यहां पर बना दिया है। इसके बाद की जो बातचीत है वो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स शुरू होगी। अगले सेशन से आपकी बातचीत को हम शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपने बहुत ही मजे से पढ़ा और आप जो है मेरी अगली क्लास का जरूर से इंतजार करेंगे। एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसके बाद हम और भी बातें करेंगे। हाँ, क्लासेस कभी कभी लंबी भी होंगी, जब आपको मजा आएगा तो हम क्लासेस को और भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपने अगर पहली बार हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और हिस्ट्री में आप दिन ब दिन और सहज और बेहतरीन बनते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।